जी हेलो एवरीवन। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को एक पैटर्न समझा दूं कि आप लोगों ने बेसिकली क्वेश्चंस जो है वो किस पैटर्न से सॉल्व करने होते हैं। सो चूंकि वी आर फॉलोइंग जनरल साइंस एंड एबिलिटी दिस मंथ। सो उससे रेलिवेंट मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता दूं कि आप लोगों ने जब आप नोट्स अभी बना रहे होंगे और आप हो सकता है आपको अभी ये स्ट्रेस भी साथ साथ हो रहा हो कि हमने क्वेश्चंस जो है वो कैसे अटेम्प्ट करने हैं ये वो। आपके पास जो अभी आप नोट्स बना रहे हैं वो नॉलेज आपके पास आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है और वो होगा एक जगह पे आपके नोट्स में। ठीक है। हो सकता है वो भी इतना ऑर्गेनाइज ना हो, आप पास पेपर्स भी देख रहे हो लेकिन इतना ऑर्गेनाइज ना लिख रहे हो। आपने एक दफा पास पेपर देखा होगा, सिलेबस देखा होगा, बुक्स निकाली होगी और जो जो आपको रेलिवेंट कंटेंट मिल रहा होगा आप बस लिख रहे होंगे। लेकिन बात आ जाती है कि जब आपके पास कंटेंट आ गया तो आपने उसको अरेंज कैसे करना है इन अ सेंस कि आप जो है वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकें। और आप लोगों को पता है कि पास पेपर्स जो है वो इसी तरह के फॉर्मेट्स पे आते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं उनके मुताबिक आपने चीज़ों को लिखना होता है। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये पास पेपर की ही स्टेटमेंट है। सही है। ये क्वेश्चन आया हुआ है जी, व्हाट इज द कुरानिक आर्ग्यूमेंट ऑन द लाइफ हियर आफ्टर? What are its impacts on the individual and collective life of a human being? यानी कि आपने जो सबसे पहले काम जो आपने करना है जब आप अपने फाइनल एग्जाम में बैठेंगे वो ये होता है कि आप स्टेटमेंट को बार बार पढ़ें कि स्टेटमेंट क्या है और वही एड्रेस करें जो पूछा गया। सही है। स्टेटमेंट जो है जितना आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और रेलेवेंट लिखेंगे तो ही आपके नंबर आएंगे। अगर आपने स्टेटमेंट ही गलत पढ़ी, समझा आपने गलत और लिखा भी आपने अच्छा, तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि आपने वो नहीं लिखा जो एग्जामिनर ने पूछा है। सो हम जो है पास पेपर की स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज द कुरानिक आर्ग्यूमेंट ऑन द लाइफ हियर आफ्टर? अच्छा, ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी कही थी और मैं अब भी कहूंगी कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो है वो आपके जो सीएसएस का एग्जाम है वो उसकी कोर है। यानी हर जो क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करते हैं, जीएसए में एक्सक्लूजन्स हैं। जीएसए में मतलब आप छोड़ भी सकते हैं, नॉट नॉट एट ऑल इन इशू। लेकिन बेहतर है कि वहां पे भी आप कहीं ना कहीं हेडिंग दे दें, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन की कुछ लाइन लिख दें। उसके एक एक्सेप्शन है जीएसए की कि जरूरी नहीं होता वहां पर लिखना, बट आप स्किप कर सकते हैं लेकिन लिख लेंगे कुछ लाइन तो अच्छा है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की। जो बाकी जो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं उसमें जो है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो है ना वो तो मस्ट है। ठीक है। इसलिए क्योंकि अगर आप अपने आंसर को स्ट्रक्चर नहीं करेंगे, दाएं बाएं से बातें लिखेंगे, तो एक इतना अच्छा इंप्रेशन जो है वो एग्जामिनर पे नहीं पड़ेगा। सो इसलिए इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, क्रिटिकल एनालिसिस, इस तरह की चीज़ों से जो आपका आंसर है वो स्ट्रीमलाइंड हो जाता है कि आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं, कहाँ से आप खत्म कर रहे हैं, एग्जामिनर को जो है आसानी भी हो जाती है। अच्छा, अब जहाँ पे आप ये देखें कि हमारे पास ये स्टेटमेंट आई, मैं बैठी हूँ जी एग्जामिनेशन हॉल में और मैंने जो है जो पहला काम करना है वो ये करना है कि मैंने जो है इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन की मैंने जो है हेडिंग दी। ठीक है, मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है। इंट्रोडक्शन वही जगह जो आपने अपने नोट्स में लिखा होगा, कहीं ना कहीं आप जो जिससे भी आप अपना कंटेंट कॉपी कर रहे हैं, देख रहे हैं, अपने वर्ड्स में लिख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके पास इंट्रोडक्शन जो है वो पढ़ा होगा। इंट्रोडक्शन बेसिकली आपने एक ऐसा पैराग्राफ होता है जिसमें आप एग्जामिनर को बता रहे होते हैं कि आप जो है अपने इस आंसर में क्या एड्रेस करेंगे। ठीक है। वो आपने लिखा। उसके बाद जो है आप ये भी कर सकते हैं कि जब आपका इंट्रोडक्शन एंड हो तो बेहतर है कि आप कोई छोटी सी जो है कोई कोटेशन डाल दें, कोई आयत डाल दें, कोई हदीस डाल दें। अच्छा है। ठीक है, जो रेलेवेंट हो ऑन दी लाइफ हियर आफ्टर, जो रेलेवेंट हो आपकी ये जो लाइफ हियर आफ्टर है जो पूछा गया है पेपर में उससे रेलेवेंट हो। ठीक है, वो डाल दिया। उसके बाद जो है आपकी बी हेडिंग होगी। बी हेडिंग वही होगी जो आपके क्वेश्चन में लिखी हुई है और वो क्या है? द कुरानिक आर्ग्यूमेंट ऑन द लाइफ हियर आफ्टर। ठीक है। उसकी हेडिंग होगी, आपको खुद ब खुद जो है वो क्वेश्चन बता रहा होता है कि भाई आपने क्या लिखना है। आपने कोई खुद से कोई रॉकेट साइंस चीजें नहीं सोचनी होती। आपको देखें जो पूछा है बस आप उसकी हेडिंग दे दें, द कुरानिक आर्ग्यूमेंट ऑन द लाइफ हियर आफ्टर। ठीक हो गया। उसके बाद जो है इसमें भी कोई पैराग्राफ होगा,
जो आपने कहीं ना कहीं अपने आंसर्स में कि नोट्स में कहीं लिखा हुआ है, बुक्स वगैरह में देखा हुआ है, वो आपने जो याद किया होगा वो आप इसके नीचे अपना आर्ग्यूमेंट लिखेंगे। उसके बाद जो है उसने क्या पूछा है आपसे। अब ये जो ए और बी जो इंट्रोडक्शन है, और ये जो द कुरानिक आर्ग्यूमेंट ऑन द लाइफ हियर आफ्टर है, ये अगर आपकी हैंड राइटिंग जो है वो स्मॉल है तो एक पेज लेगा, अगर थोड़ी बड़ी है तो 1.5 पेज पे जाएगा। अब बाकी आपका वो शुरू होगा, जो बाकी पार्ट जो पूछा हुआ है एग्जामिनर ने, वो क्या पूछा हुआ है, व्हाट आर इट्स इम्पैक्ट्स ऑन द इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। यानी कि आप जो चीज यहाँ पे देखेंगे वो क्या है कि हम हेडिंग देंगे, सी हेडिंग वो होगी द इम्पैक्ट्स ऑन द इम्पैक्ट्स ऑफ द life hereafter on the individual on the individual life of a human being। क्योंकि लाइफ हेयर आफ्टर की बात हो रही है और उसके इम्पैक्ट्स पूछे गए हैं कि वो इंडिविजुअल लाइफ पे क्या होंगे, तो मैंने इकट्ठे हम नहीं देंगे हेडिंग, हम इंडिविजुअल को अलग कर देंगे, कलेक्टिव को अलग कर देंगे। ठीक है। द इम्पैक्ट्स ऑफ द लाइफ हेयर आफ्टर ऑन द इंडिविजुअल लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ये हमारी होगी थर्ड मेन हेडिंग होगी, जिसको आप बड़े वाले मार्कर से लिख रहे होंगे। अच्छा, इसमें अब आपने क्या काम करना है, आप अपने इम्पैक्ट्स को जो है आप आगे डिवाइड भी कर सकते हैं, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, स्पिरिचुअल। जरूरी नहीं कि आपने हर इम्पैक्ट कवर करना है, आपको जो जो उस टाइम याद आ रहे होंगे। मैंने जो है इसको कन्वर्ट कर दिया तीन इम्पैक्ट्स में, सोशल, मोरल, स्पिरिचुअल। ठीक है। अच्छा, अब उसमें जो है मैं फर्दर दो दो जो है डाल दूंगी कि ये सोशल इम्पैक्ट है, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी और कोई आयत साथ रेफर कर दूंगी। फिर मैं कोई सेकंड इम्पैक्ट लिखूंगी, मैं उसकी हेडिंग दूंगी। जिसे फर्ज करें कि मैं जो हूँ कोई कोई मैंने सोशल इम्पैक्ट फर्स्ट करें लिखा है इधर। ठीक है। ये मेरी एक हेडिंग है। मैं जो हूँ इस पर कुछ लिखूंगी, थोड़ा सा कुछ लिखूंगी। ठीक है। और मैं जो हूँ फिर एंड पे जो है कोई आयत दे दूंगी। फिर मैं सेकंड इम्पैक्ट लिखूंगी, सेकंड इम्पैक्ट मैंने कुछ भी लिखा। ठीक है। मैंने जो है इसको एक्सप्लेन किया और एंड पे जो है मैंने इसकी कोई आयत दे दी, कोई रेफरेंस दे दिया। इस तरीके से जो है ये मैं अटेम्प्ट करूंगी। सही है। अगर फर्ज करें आप अगर नीट डिवीजन करना चाहते हैं, आप सोशल, मोरल, स्पिरिचुअल इम्पैक्ट्स पे नहीं पढ़ना चाहते, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप ना लिखेंगे, आप सिंपल जो है क्या करेंगे, आप जो है फिर इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने ये इसको आगे फर्दर डिवाइड नहीं करना तो आप ऐसे लिख रहे होंगे। यहाँ पे जो है आप जस्ट जो भी आपने इम्पैक्ट्स याद किए होंगे आप उसको एक्सप्लेन कर रहे होंगे। ठीक है। इस तरीके से आप लिख रहे होंगे। कोई अब चूंकि उसने इंडिविजुअल लाइफ पे भी पूछे हैं, कलेक्टिव लाइफ पे भी पूछे हैं, तो बेहतर है कि आप 5 तो एटलीस्ट लिखे ना, क्योंकि मेन क्वेश्चन ये यही है और आपने 8 पेजेस जो है अपने कवर भी करने ताकि इम्पैक्ट अच्छा पड़े पड़े। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने उसको डिवाइड नहीं किया, मैंने जो है आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि मैंने इसके दो तरीके हैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है। जी मैंने इस तरह से मैं लिख दूंगी नीचे। ये यहाँ पे पता नहीं ये इधर क्यों चला गया है, लेकिन ये जो 1 है ये आपके इधर आना चाहिए। ठीक है। इस तरीके से जो है मैं मेरे इम्पैक्ट्स जो हैं इंडिविजुअल लाइफ के वो होंगे पूरे। सही है। तो ये मैंने आपको दो तरीके बताए हैं। ठीक है। या आप इम्पैक्ट्स को आगे आप डिवाइड कर दें, ब्ला 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 जो भी आपको डोमेन्स लगते हैं कि उसमें ये कन्वर्ट हो सकता है। मैंने इम्पैक्ट या इस तरह आप सीधा सीधा लिख दें 1 2 3 4 जो भी आपको इम्पैक्ट याद है वो लिख दें। पैराग्राफ्स लिखें कुछ उस पे, इतना आप लिख सकते हैं और फिर साथ कोई रेफरेंस दे दें। ठीक है। इस तरह से आपके ये 6 इम्पैक्ट्स हो गए ऑफ द लाइफ हियर आफ्टर द इंडिविजुअल लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसी तरीके से आप कलेक्टिव लिखेंगे। ठीक है। फिर दोबारा आप डी हेडिंग देंगे, वो आपकी मेन हेडिंग होगी द इम्पैक्ट्स ऑफ द लाइफ हियर आफ्टर ऑन द कलेक्टिव लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ये देख लें, ये मैंने आपको उस तरह से बताया हुआ है कि अगर आपने सिंपल इम्पैक्ट्स के नाम बस लिखने हैं और आपने बस उस पर पैराग्राफ लिखना है। अगर आपने इम्पैक्ट्स को फर्दर डिवाइड करना है सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, तो वो आप इस तरीके से डिवाइड करेंगे, इस तरह से लिखेंगे और फिर आगे उसको फर्दर 1 2 3 टोटल बनेंगे 6 ही।
बस हेडिंग ज्यादा हो जाएंगी अगर आपने हेडिंग ज्यादा करनी है। तो अब ये तो गाइस अब आपकी अपनी प्रैक्टिस से ये चीजें आएंगी। ई में क्रिटिकल एनालिसिस, एफ पार्ट में कंफ्यूजन। क्रिटिकल एनालिसिस आप देख लें, अगर बेस्ट होता है कुछ लिखते हैं, कुछ भी लिख दें कि जी लाइफ ईयर आफ्टर, जो भी आप इम्पैक्ट्स लिख रहे हैं उसे मिला के कुछ लिख दें। क्रिटिकल एनालिसिस अच्छा होता है इन अ सेंस के ज्यादा आपका जो आंसर है वो पायदार लगता है कि आप इस तरीके से बताएं कि जी जो भी आप इम्पैक्ट्स लिख रहे हैं उसको आप जोड़ दें कि जी देखिए जो इंसान है अगर वो लाइफ हेयर आफ्टर पे अगर उसका बिलीव अगर नहीं होगा तो उसको यही नहीं होगा कि उसके इसका उसके मरने के बाद कोई जिंदगी है तो वो क्या करेगा, वो जिंदगी में बहुत सारे ऐसे काम करेगा जो कि असूलन तौर पे अच्छे नहीं है करना। या आप उसको अदर वे में ये भी कह सकते हैं कि जो इंसान इस दुनिया में दुखी हैं उनको उनके लिए ये चीज़ एक जो है वो शायद है कि वो उनको ये लगता है कि इस मरने के बाद एक और जिंदगी होगी, उसमें जो है हम जिएंगे और जो जो मसाइब उन्होंने बर्दाश्त किए हैं इस मौजूदा जिंदगी में वो जो है उनको आगे देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके के कुछ पॉइंट्स हैं जो आप अपने क्रिटिकल एनालिसिस में लिख सकते हैं। बेहतर है, अच्छा है कि आप क्रिटिकल एनालिसिस जो है आप वो लिख लें, ठीक है, चाहे छोटा सा लिखें। बेहतर है, मैं बार बार आप लोगों से कह दूं कि आप कोशिश करें कि अपने आंसर्स में आप क्रिटिकल एनालिसिस ऐड करें, चाहे छोटा लिखें। और ज़रूरी नहीं है कि क्रिटिकल एनालिसिस के लिए कि हर के पैराग्राफ के बाद भी रेफरेंस हो, वो ज़रूरी नहीं है अगर है कोई बात नहीं, मेंशन कर भी सकते हैं लेकिन मस्ट नहीं है। लेकिन हाँ, इस्लामिक स्टडीज में जब आप अपने इस तरह के पैराग्राफ्स लिख रहे हैं जहाँ पर आप इम्पैक्ट्स वगैरह डिस्कस कर रहे हैं तो उधर ज़रूर आप रेफरेंस डालें क्योंकि वो इस्लामिक स्टडीज का पेपर है, वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है। क्रिटिकल एनालिसिस में मैं आपको बता दूं बार बार कि वो ज़रूरी नहीं है, रेफरेंस करना ज़रूरी नहीं है। कर दें, कुछ आपको कोई अच्छी सी बात फौरन से याद आ गई है तो आप डाल दें तो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं डालेंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। बट ऐड जरूर कर दें क्रिटिकल एनालिसिस की हेडिंग इट्स गुड, कुछ भी लिख दें बीच में। सही है। मैं फिर दोबारा रिपीट कर दूं क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चंस जो हैं वो जैसे ही आ रहे होते हैं बार बार। मैं बता दूं बार बार कि जो क्रिटिकल एनालिसिस होता है वो एक व्यू पॉइंट होता है, आपका अपना व्यू पॉइंट होता है कि अगर ये लाइफ हेयर आफ्टर ना हो तो आपका क्या व्यू पॉइंट होगा, क्या इंसान कर रहे होंगे, ठीक है। वो तो हमें भी पता है कि भाई क्या हो रहा होगा अगर कोई कॉन्सेप्ट ही ना हो कि जी हमारे मरने के बाद जो है क्या मरने के बाद जो है एक जिंदगी है और हम उस पे रिलाय करके हम बहुत सारे काम जो है हम नहीं करते ये सोच के कि हमें गुनाह होगा और हम जो है इसके लिए काउंटेबल होंगे। और जो लोग इस बारे में नहीं सोचते वो जो है गुमराही का शिकार हो जाते हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें आपको अपने इम्पैक्ट्स में आप कह रहे होंगे, वही आपने क्रिटिकल एनालिसिस में कह देनी है। और एफ पे है जी कंक्लूजन की हेडिंग। कंक्लूजन भी एक एंडिंग पैराग्राफ होता है कि आपने कहना कि अपनी बात को कंक्लूड कर रहे हैं, जो जो आपने इम्पैक्ट्स लिखे हैं उसी को फिर दोबारा अपने वर्ड्स में आप कंक्लूजन में लिखते हैं। कंक्लूजन की बात मैं आपको बता दूं, जरूरी नहीं है कि आप कंक्लूजन के एंड पे आप हमेशा ही कोई रेफरेंस दें। दे सकते हैं तो दे दें, नहीं देंगे तो भी कोई बात नहीं। लेकिन जो मेन बॉडी है, जो मेन जो हेडिंग्स हैं जैसे इस तरह की, उसमें आपने लाजमी जो है रेफरेंस देना होता है। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको इस एक एग्जाम्पल से जो है आप लोगों को इस्लामिक स्टडीज के पूरे जो है एग्जाम की समझ आ गई होगी कि आपने क्वेश्चन बेसिकली अटेम्प्ट कैसे करने हैं। मैं आपको बार बता दूं बार बार, इसकी तैयारी क्या है, सीएसएस की सिलेबस है। सिलेबस आपको आपके सामने सबसे पहले तो सिलेबस होता है। सिलेबस समझ नहीं आता तो आपको डायरेक्शन जो है पास पेपर्स दिखाते हैं कि आपने सिलेबस को किस किस डायरेक्शन में आपने लेके चलना है। पास पेपर निकालते हैं आप, उसके मुताबिक आप अपनी हेडिंग्स बनाते हैं, नोट्स में आंसर्स जो हैं वो लिखते हैं, देखते हैं, पीडीएफ्स पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं। उसमें से जो है सारी सारी बुक्स नहीं पढ़नी होती। इंसान को एक दफा जब वो देखता है ना, गो थ्रू करता है, जल्दी जल्दी भी देख रहा होता है, जिसको हम स्किमिंग कहते हैं, उसमें में भी उसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स खुद ब खुद मिल जाते हैं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने उठाने हैं, अपने नोट्स में आपने बनाने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि वो तो आपके नोट्स एक समहाउ बाजुकात ऐसे होता है कि हम एक रफ
भी ये चीज़ें लिख रहे होते हैं कि ये हमारे नोट्स हैं। फिर आपने नोट्स को स्ट्रीमलाइन करना है। नोट्स को आप स्ट्रीमलाइन आप पास पेपर्स देखकर ही करेंगे। जब आप पास पेपर्स खोलेंगे तो आप उसको और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन करेंगे जब आप अपने लॉन्ग नोट्स को शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करेंगे। आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि मैंने शॉर्ट नोट्स में कौन सी चीज़ें डालनी है कौन सी नहीं डालनी। जो मुझे भूल रही हैं वो आप डालेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वो आप डालेंगे, जो आपको पता है पास पेपर्स में आई हैं, इम्पोर्टेंट रेफरेंसेस हैं वो सब आप डालेंगे। और साथ ही साथ जो है आपको जो जो एग्जाम है उसमें जो है जब आपको हेडिंग्स की समझ नहीं आ रही तो जैसे जो पास पेपर्स हैं वो आपको सिलेबस की डायरेक्शन बताते हैं। इसी तरीके से जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे और आपके माइंड में बहुत सारा कंटेंट होगा, आपको स्ट्रीमलाइन नहीं करना आ रहा होगा, तो जो पास पेपर्स की स्टेटमेंट्स हैं वो आपको स्ट्रीमलाइन करना सिखाएंगी। सही है। अब देखिए मैंने अभी कुछ महीना हुआ छोड़े मैंने इस तैयारी को छोड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि अब मैं नहीं बैठ सकती एग्जाम में। तो अभी भी देखिए मैंने आपके सामने की जल्दी जल्दी जो है ये हेडिंग्स बना दी हैं। तो हेडिंग्स को ही आपने पूरा करना है, कंप्लीट करना है। हेडिंग देखिए आपके सामने ये बनी हुई है और आप इस तरीके से आपको हेडिंग्स मुझे किसने बताई? मुझे तो आपने तो नहीं बताई ना, मैंने कहीं पढ़ी। मैंने हेडिंग्स जो है पास पेपर से निकाली और पास पेपर्स मुझे डायरेक्शन शो कर रहे थे। उन्हीं हेडिंग्स को मैंने जो है अपने आंसर्स में यूज किया और जो है मैं लिखती गई। और फिर जो जो मैंने लिखा होगा, याद किया होगा, आपने अपने नोट्स में सारा लिखा होगा, वो आप जो है इस तरीके से कोट करते जाएंगी और ये देखें आपका इतना जबरदस्त जो है वो आंसर बन जाएगा। सो गाइस अगेन मैं आपको बता दूं कि इसमें एक टीचर से ज्यादा आपकी अपनी एफर्ट होती है, आपकी अपनी कंसिस्टेंसी होती है। अगर आप रोज का काम रोज नहीं कर रहे, चीजों को साथ साथ याद नहीं कर रहे, तो आप जितने मर्जी हाई फाई बंदे से जाकर आप पढ़ लें, आई एम सॉरी, से आपका नहीं होगा। um, फिर ऑब्वियसली हार्ड वर्क के बाद मैंने पहले भी बताया है लक भी मैटर करती है। यू हैव नो आइडिया कि आप अपनी तरफ से अच्छा भी देख के आए, आगे क्या रिजल्ट आए, किस तरह का एग्जामिनर है आगे, वो किस तरीके से चेक करे, वी हैव नो आइडिया। लेकिन इन स्टूडेंट को चाहिए कि वो अपनी तरफ से बेस्ट थे, ठीक है। बाकी जो है आप अपना अपनी मेहनत जो है वो अल्लाह पाक पे छोड़ दें। एंड इस बात पे मान रखें कि अगर ये आपके हक में बेहतर है तो आप जरूर क्लियर करेंगे। अगर आपके हक में बेहतर नहीं है तो खुदा न खास्ता कोई भी मिसहैप हो सकता है। सही है। सो आई होप कि ये आपको लेक्चर जो है मजे का लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि मैंने इसमें बहुत डीप जाकर आप लोगों को कुछ चीजें समझाई हैं जो कि मुझे नहीं समझ आती थी। शुरू शुरू में मुझे कोई उस तरीके से गाइडेंस नहीं मिली जिस तरीके से मिलनी चाहिए थी। टाइम लगा चीज़ों को समझने में। अब आप लोगों को मैं चीज़ें वो बता रही हूँ, गाइड कर रही हूँ, तो मुझे खुद भी अब बहुत ज़्यादा जो है वो समझ आ रही है खुद भी। शायद इतना मैंने उस तरह से नहीं सीखा जितना मैं जब खुद तैयारी कर रही थी तब मैंने सीखा। आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ तो मुझे देखें बहुत सारी चीजें जो है मुझे समझानी भी आ रही हैं, आप लोगों को मैं समझा रही हूँ। और जो है मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपना भी इतना अपना टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट मत करें जर्नी में। आप लोगों को क्वालिटी गाइडेंस मिले जिस पे आप जो है वो जिसको आप फॉलो करें और इस एग्जाम को आप जो है एस करें, ठीक है। क्योंकि आई बिलीव कि इंस्ट्रक्टर की जरूरत होती है इस चीज की तैयारी में। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो आपको स्मार्ट टिप्स बता रहा है, क्वालिटी टिप्स बता रहा है, जो उसने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है, तो उसकी जो है वो वेटेज और होती है रादर देन कि आप खुद सीखिए। हो सकता है कि ये चीज जो मैंने भी आपको बताई है या आपको समझ ना आती अगर आप बिल्कुल खुद से अगर आप तैयारी कर रहे होते कमरे में बंद होकर। तो इंस्ट्रक्टर भी रिक्वायर्ड होता है। इंस्ट्रक्टर के बाद जो है फिर आपकी अपनी पर्सनल मोटिवेशन, आपकी अपनी पर्सनल कंसिस्टेंसी जो है वो रिक्वायर्ड होती है टू एस दिस एग्जाम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।